जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इंडियन पॉलिटिका एडवांस कोर्स चल रहा है एमएम एकेडमी ऐप पर। एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिका कोर्स चल रहा है वो एडवांस इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से मैं इंडियन पॉलिटी जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां पर प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो वीडियोस है वो बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो कंटेम्पररी इश्यूज है वो भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन को लेकर। क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखो तो इसी तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं, जो कंटेम्पररी इश्यूज है उसे कनेक्ट किया जाता है स्टैटिक पोर्शन से। तो जिस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे उसी तरीके से जो कोर्स है, जो वीडियोस है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और ये बहुत ही एडवांस कोर्स रहने वाला है जिससे कि आपका पॉलिटी कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आप देरी बहुत करते हो, आप सोचते हो कि लेना या नहीं लेना, लेना या नहीं लेना, उसमें जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके साथ बाकी भी तो कोर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीटली अवेलेबल है, बाकी के एथिक्स के कोर्सेस है, इकोनॉमी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा। हमारा एम है कि पूरा इसे एक हब बनाया जाए जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट जो है वो मिल जाए। डेमो लेक्चर देखिए, क्योंकि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूं, पूरी प्रिपरेशन। इसलिए बिल्कुल आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिएगा, मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट जो है वो करता रहूंगा। और इसीलिए तो एमएम एकेडमी पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर पर्सनली आपसे इंटरेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पर, ना कि ग्रुप में बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। आपको जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर जगह है, बस डाउनलोड करने की देरी है। और डेमो लेक्चर अभी इसके बाद आने वाला है, तो देखिए कितना फर्क है YouTube की और एमएम एकेडमी ऐप के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट है। अब इसमें हम आर्टिकल जो है वो कवर करने वाले हैं। अब देखिए, वीडियो अपडेट जो है, काफ़ी लोगों को वीडियो अपडेट नहीं मिलती है कि वीडियो जो है वो कब अपलोड किए गए हैं। तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर जो है वो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो है t.me/मयूर अब ये जो लिंक है इस पर आप फॉलो कर सकते हो। इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे, जैसे कि हम वीकली जो इंटरेक्टिव सेशन है वो लेते हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशन में लेता हूँ, जिससे कि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है मयूर मोगरे, तो वो आप फॉलो करोगे तो स्टेटस में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है ऐप से रिलेटेड वो मिलती रहेगी। चलिए, तो हम फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आता है आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 बेसिकली बात क्या करता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब उसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को ही स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि मित्रों, आज से ऑक्सीजन लीगल टेंडर नहीं रहेगा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर जो सरकार है वो कह रही है कि ऑक्सीजन अब लीगल टेंडर नहीं है, ऑक्सीजन अब इनवैलिड हो चुका है, कोई भी अब ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकता है। अब जीना ये सभी का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मूलभूत अधिकार है। मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो जब यहाँ पर जीना सभी का फंडामेंटल राइट है और ऑक्सीजन ये जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी अगर सरकार लीगल टेंडर घोषित नहीं करती है तो फिर यहाँ पर जो लोग हैं वो तो बोलेंगे ही कि ऑक्सीजन जो है ये लेना मेरा फंडामेंटल राइट है। तो ऑक्सीजन ये लेना फंडामेंटल राइट है, और अगर सरकार ने इसे छीन लिया गया है तो फिर इंसान क्या करेगा? इंसान कोर्ट में जाएगा। किसके अगेंस्ट में जाएगा? बट ऑब्वियसली सरकार के अगेंस्ट में जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सभी के लिए अवेलेबल है, मतलब वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट है उनके ही अगेंस्ट में लागू होते हैं। मतलब वो फंडामेंटल राइट अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर सरकार उसे वायलेट करती है तो ही सिर्फ आप सरकार के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर अब सरकार के अगेंस्ट में जब जा पा रहे हैं, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में, तो स्टेट के अगेंस्ट में जब हम जा रहे हैं तो स्टेट क्या है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है ना। स्टेट मतलब ठीक है, हम केंद्र सरकार समझ रहे हैं, तो क्या राज्य सरकारें भी स्टेट में आती है? क्या यूनिवर्सिटीज़ भी स्टेट में आती है? क्या हॉस्पिटल्स भी स्टेट में आते हैं? क्या जो कोर्ट है वो भी स्टेट में आते हैं? तो स्टेट में क्या आता है?
जिसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जा सके। तो यही चीज़ हमें आर्टिकल 12 में डिफाइन की हुई देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 12 जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टेट की जो डेफिनेशन है ये हमें बताता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में स्टेट की हमें देखने को मिल रही है, ये अप्लीकेबल है ओनली टू द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर यूपीएससी आपके साथ खेल ले और अगर आपको पूछे कि जो जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल है, तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए ही जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है वो अप्लीकेबल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन जो है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। अभी हमने लास्ट पीपीटी में देखा है स्टेट मतलब क्या है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो केंद्र सरकार है वो, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या करती है, लॉज लेकर आती है। तो पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो स्टेट में आएगी। एकदम आसान है समझने के लिए, बिल्कुल सही है। सरकार जो है वो सरकार में नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उनकी बात हो रही है। बट ऑब्वियस है राज्य सरकार है, भले ही राज्य की है लेकिन सरकार तो है। राज्य सरकार सरकार में नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा। तीसरा हमें देखने को मिलता है लोकल अथॉरिटी, और चौथा हमें देखने को मिलता है अदर अथॉरिटी। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये समझना तो काफ़ी आसान है, ये तो आपके दिमाग में सीधा चला गया होगा कि भैया सरकार है, सरकार में आ रही है। बट ऑब्वियस एकदम आसान है। अब यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है इसका मतलब क्या है, तो लोकल अथॉरिटी यहाँ पर बेसिकली जो सेक्शन 3 है 31 सब क्लॉज जनरल क्लॉज एक्ट का, उसमें बताई गई है कि लोकल अथॉरिटीज़ बेसिकली क्या है। तो लोकल अथॉरिटीज़ अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलती है विलेज पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। तो इस तरीके की जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं इसे, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। इसका मतलब क्या है कि जो खुद को गवर्न कर रही है लोकल लेवल पर, उससे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। इसमें विलेज पंचायत आता है, म्यूनसिपालिटीज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं, तो ये लोकल अथॉरिटी में आते हैं। तो यहाँ तक भी हमारा दिमाग जो है वो समझ लेता है कि हाँ ठीक है। मतलब यहाँ पर एक डेफिनेशन क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है, वो भी सरकार में आ रही है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आ रही है। और तीसरा मतलब इसके नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, है ना, म्यूनसिपालिटीज, ये सब जो हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो ये तीनों जो है ये गवर्नमेंट ही है, इसीलिए ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अब जो चौथा पार्ट था वो था अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी जो यहाँ पर दिया गया है, तो अदर अथॉरिटी में कौन आता है, क्या यूनिवर्सिटीज़ को हम यहाँ पर स्टेट में गिन सकते हैं, क्या कोर्ट को हम यहाँ पर स्टेट में गिन सकते हैं। अब इसके लिए हमें अलग अलग जो केसेस है वो समझने पड़ेंगे। अब यहाँ पर पहला केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस। अब ये केस जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो हमें देखने को मिलती है मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो बनाई गई। तो क्या अब ये स्टेट में गिनी जाएगी, स्टेट के अंडर में आएगी। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट में गिनी जाती है और अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर वो स्टेट में नहीं गिनी जाती और अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर जो जज है उन्होंने कहा कि ये जो अदर अथॉरिटी है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अदर अथॉरिटी, तो ये जो अदर अथॉरिटी है ये एडजुडियम जेनरिस रहना चाहिए विद गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, भारी भरकम टर्म जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है एडजुडियम जेनरिस, इसका मतलब क्या है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एलिफेंट दिया गया है, कॉमा हॉर्स दिया गया है, कॉमा लायन दिया गया है। तो अब यहाँ पर आगे की इसमें आप क्या फिलअप करोगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन अगर दूँ पीकॉक, दूसरा अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कबोर्ड, तीसरा मैं अगर आपको ऑप्शन दूँ चौक, और चौथा अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ डॉग, तो आप क्या फिलअप करोगे। बट ऑब्वियस है कि आप डॉग जो है वो फिलअप करोगे। क्यों, ये जो बचे हुए तीन हैं ये एनिमल्स है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर एनिमल जो है वही सूटेबल रहेगा, इसीलिए आपने एनिमल जो है वो यहाँ पर फिलअप किया। यही मतलब है एडजुडियम जेनरिस का। मतलब क्या है कि जो पहले तीन चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, पहली तीन चीज़ें कौन सी है, तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर,
और तीसरा लोकल अथॉरिटीज। तो ये 3 है, तो आगे क्या आएगा? आगे भी वही चीज आएगी। तो ये 3 को जो जस्टिफाई करे वही चीज जो है वो हम चौथे इसमें रख सकते हैं। उससे कहा जाता है एजुस्डिम जनरिस, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेचर के इसमें जो आए उसे ही अदर अथॉरिटी जो है उसमें यहाँ पर गिना जाएगा। मतलब क्या है? अदर अथॉरिटीज जो है वो अपना कलर डिराइव करना चाहिए प्रीसीडिंग 3 अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 में 3 प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले के, ये जो पहले के 3 जो अथॉरिटीज यहाँ पर दिए गए हैं उससे ही अपना कलर जो है ये अदर अथॉरिटी ड्रॉ करना चाहिए। उसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? मतलब अगर ये एक सोवरन फंक्शनिंग करती है, क्योंकि देखिए जो हमारी सरकारें हैं ये सोवरन फंक्शनिंग करती है ना, और उसी तरह जो चौथा मेंबर रहेगा अदर अथॉरिटी रहेगी, ये भी जब सोवरेन फंक्शनिंग करेगी वही सिर्फ जो अथॉरिटी है उसमें गिना जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास क्या सोवरेन तरीके से फंक्शनिंग कर रही है? जी नहीं। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है ये यहाँ पर मतलब यूनिवर्सिटीज जो है ये अदर अथॉरिटीज में नहीं गिनी जाएगी, ऐसा कहा गया। अब ये जब अदर अथॉरिटीज में नहीं गिनी जा रही है तो बट ऑब्वियस है कि अगर ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट करती है तो फिर क्या होगा? फिर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर दूसरा केस आता है जो कि है उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो यहाँ पर इतनी भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया था एजुस्डिम जनरिस का, इसे यहाँ पर खारिज कर दिया गया कि भाई ये जो टर्म है ना इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। मतलब आप बोल रहे हो कि पहले 3 इसका बाद में 3 इसका, ये कोई मतलब बनता नहीं है। ये सब जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए ठीक है कि हम लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर इसका कोई लॉजिक जो है वो नहीं लगता है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला गया। फिर उसके बाद हमें केस देखने को मिलता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस। अब इस केस में क्या होता है? इसमें कहा गया कि बॉडी जो क्रिएट की गई है किसके द्वारा? किसी भी लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि एक बॉडी है, यूपीएससी बॉडी है, यूपीएससी बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिएट की गई है। या फिर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ले लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बॉडी तैयार की गई है लॉ के तहत, जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ बनाया है उसके तहत ये जो बॉडी है बनाई गई है। अब ये जो बॉडीज बनाई जाती है किसी लॉ के तहत या फिर हमारे संविधान के तहत, उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है, काफी ज्यादा पावर होती है। और ये जो पावर है ये पावर काफी सफिशिएंट होती है उसे एक अथॉरिटी बनाने के लिए। मतलब यहाँ पर ये जो बॉडी है जरूरी नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर कोई सोवरेन फंक्शन जो है वही परफॉर्म करे। जैसे पिछले केस में कहा गया था ना कि जो बॉडी सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करे सिर्फ वही अथॉरिटी में गिनी जाएगी। तो यहाँ पर ये केस में ये कहा गया कि वो बॉडी का सोवरेन फंक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर किसी लॉ के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बॉडी बनाई जाती है तो उसके पास सफिशिएंट पावर है, और ये जो पावर है ये इनफ है उसे अथॉरिटी में बनाने के लिए, उसे जो अदर अथॉरिटी है उसमें इंक्लूड करने के लिए। और इसके तहत अगर देखा जाए तो वो एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। मद्रास जो यूनिवर्सिटी है वो एक एक्ट के तहत बनाई गई थी, और इसी के चलते हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है ये पब्लिक अथॉरिटी में आता है, ये अदर अथॉरिटी जो है उसमें गिना जाता है। मतलब क्या है? मतलब कि ये जो स्टेट है ये डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड हो गई है। अब जब स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो गई है तो बट ऑब्वियस है कि अब अगर ये फंडामेंटल राइट हमारा वॉयलेट करती है तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहां पर दूसरी चीज हम देखते हैं, ऐसी बॉडीज जो कि गवर्नमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना जो शेयर है वो रखती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई है लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है, व्यापार के लिए बनाई गई है, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है, तो क्या वो स्टेट के अंडर में आएगी? तो यहाँ पर जैसे ONGC है, LIC है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए, तो क्या ये स्टेट के अंडर में आएगी? तो इसमें हमें एक केस देखने को मिलता है सुखदेव वर्सेस भागत्रम के तहत ये बोला गया कि जी हाँ, ये जो बॉडीज है जो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है ये बिल्कुल जो आर्टिकल 12 की स्टेट की डेफिनेशन है उसमें आते हैं। मतलब अगर ये भी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करते हैं तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। अब उसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलता है जो कि है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। अब इसमें अगर आप देखोगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये टेंडर रिलीज करते हैं, है ना। टेंडर जो है रिलीज किए जाते हैं, फिर अलग अलग लोग जो है वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो टेंडर है वो उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो एक टेंडर यहाँ पर रिलीज करते हैं। अब ये जो टेंडर रिलीज किया गया है इसमें RD शेट्टी जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसकी वजह से उन्हें ये जो टेंडर है ये नहीं मिल पाता है।
अब हमारे संविधान में दिया गया है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो फिर आर.डी. शेट्टी क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधा कोर्ट में। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, क्या ये स्टेट के अंडर में आती है, क्या ये स्टेट के डेफिनेशन में आती है? अगर ये स्टेट के डेफिनेशन में आती है तो ये कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये सही बनता है कि वह फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है स्टेट की वजह से, और इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट में वो कोर्ट में गए। अगर ये स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में नहीं आती है तो इनका कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट के अगेंस्ट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, क्या वो स्टेट में आती है या नहीं आती है। अब इसी के चलते यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर ये देखा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के तहत बनाई गई। अब बट ऑब्वियस है कि यूनिवर्सिटी एक्ट जैसा ही वैसा ही यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक्ट के तहत बनाई गई है, मतलब एक लॉ के तहत बनाई गई है। तो यहाँ तो ये जो डेफिनेशन है सेटिस्फाई करती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो चेयरमैन है, जो कैपिटल इसमें हमें देखने को मिलता है, वो सब जो गवर्नमेंट है उनका हस्तक्षेप है, मतलब उनका कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन रहेगा, गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा। जो कैपिटल है वो भी गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसीलिए कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि अगर गवर्नमेंट का किसी भी बॉडी पर एक डिग्री ऑफ कंट्रोल है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉडी पर अगर जो गवर्नमेंट है, जो ऑलरेडी स्टेट है, उसका अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब है कि स्टेट का वो इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो स्टेट की एजेंसी है। और इसीलिए ये क्या होगा, ये भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में आएगा। और इसीलिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो स्टेट में गिना जाएगा। और इसीलिए ये जो है, ये कोर्ट में जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट इनका इंफ्रिज हुआ है, ये केस ज़रूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट केस जो है वो देखने को मिलता है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस देखने को मिलते हैं कि कुछ क्राइटेरिया जो है वो बॉडी को सेटिस्फाई करने होंगे। कोई भी अगर प्राइवेट बॉडी है, वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कुछ 5 कंडीशंस दी हुई है, अगर वो सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब है कि उसे स्टेट की डेफिनेशन में आना होगा। अब ये ज़रूरी है क्योंकि मेंस में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडीज जो है वो यहाँ पर इसके अंडर में आती होगी। तो पहली चीज़ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ऑफ स्टेट बीइंग फंडिंग सोर्स। यहाँ पर क्या है कि जो फंडिंग सोर्स है वो हमें स्टेट का देखने को मिलता है, मतलब जो स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस बॉडी को प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, ठीक है, एमएम एकेडमी है, एमएम एकेडमी को अगर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आ रही है, मतलब एमएम एकेडमी जो है वो भी एक जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन में आएगी। दूसरा यहाँ पर फंक्शनल कैरेक्टर जो है वो गवर्नमेंटल इन एसेंस में रहना चाहिए, मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट का एक फंक्शन होता है उसी तरीके से उस बॉडी का भी रहना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है प्लेनरी कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए। मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ पर जो कंट्रोल है, अगर वो हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट के अंडर में, एमएम एकेडमी का जो कंट्रोल है वो देखने को मिलता है अगर मोदी जी के कंट्रोल में, तो हम बोलेंगे कि हाँ एमएम एकेडमी जो है ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। उसी के साथ साथ प्रायर हिस्ट्री जो है, सेम एक्टिविटी गवर्नमेंट ने कैरी आउट की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर एमएम एकेडमी जो एक्टिविटी कर रही है वही अगर सेम एक्टिविटी पहले गवर्नमेंट कर रही थी और अब ये जो एक्टिविटी है ये एमएम एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है, तो एमएम एकेडमी जो है वो भी स्टेट के अंडर में आएगी। और लास्ट आता है कि कुछ अथॉरिटी या फिर कमांड जो है उस बॉडी पर रहना चाहिए गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं वो अगर गवर्नमेंट फिक्स कर रहे हैं, है ना, मतलब गवर्नमेंट फिक्स कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट सैलरी उनको प्रोवाइड की जा रही है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो हमें जो गवर्नमेंट बॉडी है उसमें देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन में देखने को मिलेगी। तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब केस। इसमें हमें 6 कैटेगरीज देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दिया गया, यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया कि एंटायर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ने हेल्ड करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर एमएम एकेडमी का एंटायर कैपिटल शेयर, जितना भी इसमें कैपिटल है, अगर वो गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है, मतलब पूरे शेयर गवर्नमेंट के पास है। दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तीसरा डीप और परविजन स्टेट कंट्रोल जो है हमें देखने को मिल रहा है, मतलब स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है कि भैया यहाँ पर कौन पढ़ाएगा, मयूर मोगरे नहीं पढ़ाने वाला है, दूसरा यहाँ पर पढ़ाने वाला है। तो फिर मतलब क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मतलब एमएम एकेडमी जो है ये किस में आएगी, स्टेट के डेफिनेशन में आएगी।
फंक्शन ऑफ द कोऑपरेशन, यहाँ पर जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पर देखी जाएगी। मोनोपोली स्टेटस उसका देखा जाएगा कि किसका यहाँ पर मोनोपोली है। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कोऑपरेशन, मतलब यहाँ पर क्या है, एक डिपार्टमेंट था सरकार का कि ऑनलाइन टीचिंग का, वो अगर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया और वो एमएम एकेडमी अगर बनता है तो फिर वो भी क्या है, वो भी स्टेट के अंडर में आएगा, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में जो है वो देखने को मिलेगा। तो मतलब अब आपको यहाँ पर पूरी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी कि स्टेट की जो डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में हमें देखने को मिलती है वो कौन कौन सी है, और जो अदर अथॉरिटीज़ है उसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती है। अब यहाँ पर और एक केस देखते हैं जो कि काफ़ी प्रचलित रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है, 2005 से ही कंटिन्यूअसली ये न्यूज़ में देखने को मिलता रहता है। अब यहाँ पर लोधा कमेटी जो है वो आपने सुनी ही होगी, तो कंटिन्यूअसली न्यूज़ में देखने को मिलता है, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब BCCI वर्सेस नेताजी क्रिकेट क्लब एंड ऑर्स 2005। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या BCCI स्टेट की डेफिनेशन में आती है? BCCI क्या करती है? BCCI जो है ये किसी स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट नहीं की गई है, मतलब किसी लॉ के तहत नहीं बनाई गई है, और उसी के साथ साथ ये किसी शेयर कैपिटल जो है जो गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है उसका भी पार्ट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जो है इसमें कोई शेयर जो है वो ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट BCCI को फंडिंग नहीं कर रही है, गवर्नमेंट BCCI की कुछ भी जो ये हैं चीज़ें हैं उसमें देख नहीं रही है। तो फिर यहाँ पर BCCI जो है क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ पर ड्यूटीज़ जो है हम BCCI की वो समझ लेते हैं। देखिए मेंस में आपको क्वेश्चन आएगा तो ड्यूटीज़ जो है BCCI की वो आपको लिखने होगी। तो ड्यूटीज़ अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है गेम को, है ना, जितने भी गेम्स हैं उन सबको कंट्रोल करती है। उसी के साथ साथ ये रूल जो है उसे फॉर्मुलेट करती है, रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करती है, नॉर्म्स फॉर्मुलेट करती है, यहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट होंगे गेम के, स्टैंडर्ड होंगे, वो सब यहाँ पर फॉर्मुलेट करती है। उसी के साथ साथ जो नेशनल टीम है, अंपायर्स है, उनके जो भी मेंबर्स रहेंगे उसको वो चूज़ करती है। उसी के साथ साथ जो डिस्क्वालीफाई करना होता है प्लेयर्स को, जैसे कि श्रीशांत है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो ये भी जो पावर है ये BCCI के पास देखने को मिलती है। करोड्स ऑफ रुपीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर खर्च करती है, उसे बिल्ड करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, जैसे कि स्टेडियम हो गया, ये सब हो गया। उसी के साथ साथ वो यहाँ पर जो पेंशन स्कीम है वो फ्रेम करती है कोचेस के लिए, ट्रेनर्स के लिए। यहाँ पर ईट कहाँ से आ गया, ईट होना, ईट यहाँ पर फ्रेम्स पेंशन स्कीम यहाँ पर फ्रेम करती है। उसी के साथ साथ जो ब्रॉडकास्ट है, जो टेलीकास्ट राइट्स है, वो अलग अलग चैनल्स को बेचते हैं। जब भी क्रिकेट मैच होती है तो टेलीकास्ट बेचते हैं ना कि भैया तुम दिखाना, हमें इसलिए अलग अलग चैनल्स पर देखने को मिलते हैं कि अब इस बार ये जो सीरीज़ है ये चैनल पे देखने को मिलेगी, ये सीरीज़ ये चैनल पे देखने को मिलेगी। और ये जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे तो ये होता है कि ठीक है BCCI जो है ये अपना फंक्शन कर रही है, जो कि एक प्राइवेट बॉडी भी करती है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है कि BCCI जो है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में नहीं आएगी। लेकिन एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बचा हुआ है, वो क्या है? वो है कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो अंडरटेक की जाती है विद द टैसिट कॉन्करेंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर की जाती है विद द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें इनका भी हस्तक्षेप होता है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मतलब अब क्या हो गया, जब इन्वॉल्वमेंट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो है स्टेट की इसमें आएगी, है ना। अब यहाँ पर न्यूज़ देखिए किस तरीके की थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि BCCI जो है उसे एक पब्लिक बॉडी जो है वो आप बना दीजिए। मतलब यहाँ पर ये क्या करती है, ये एक्सरसाइज करती है अलग अलग पावर्स, मतलब स्टेट के जो पावर्स होती है उसी तरीके से पावर जो है वो यहाँ पर फंक्शन करती है इन द रेगुलेशन ऑफ क्रिकेट में। जिस तरीके से स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है वो देश के लिए करती है, उसी तरीके से वही सारी पावर जो है वो यहाँ पर जो BCCI वो क्रिकेट के लिए करती है। सेम फंक्शनिंग हमें देखने को मिलता है। कमीशन ने ये भी कहा कि उसे RTI एक्ट के अंडर में लाया जाना चाहिए। अब देखिए RTI एक्ट जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि पब्लिक बॉडी जो भी होती है, पब्लिक अथॉरिटी जो भी होती है वो यहाँ पर RTI एक्ट में आती है। तो बट ऑब्वियसली अगर ये पब्लिक बॉडी बन गई, अगर ये पब्लिक अथॉरिटी बन गई तो बट ऑब्वियसली कि ये जो RTI एक्ट है उसके अंडर में आएगी। RTI मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मतलब जो BCCI इसमें जो भी चीज़ें हो रही है तो एक इंसान को अगर जानना है कि इसमें क्या हो रहा है तो वो RTI दाखिल कर सकता है, उसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। BCCI वर्चुअली एक नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की तरह काम करती है और इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड वेलफेयर है उन्होंने इसे उस तरीके से ही देखना चाहिए। BCCI, ये BCCI के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। BCCI जो है रजिस्टर्ड है अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। देखिए बहुत कम लोगों को पता होगा BCCI रजिस्टर्ड है अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट।
और इसका जो पब्लिक कैरेक्टर है ऑफ फंक्शनिंग इज वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है। पब्लिक कैरेक्टर है ना, बीसीसीआई जो है ये एक प्राइवेट बॉडी है जिसे फाइनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट की उससे ज़रूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल हेल्प करे ऐसी उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है बीसीसीआई के पास देखने को मिलता है। लेकिन फिर यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी कैसे हम बोल सकते हैं, फिर यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन में कैसे ला सकते हैं। एक तो वो चीज़ हो गई कि जो गवर्नमेंट है उनका ये सारी फंक्शनिंग में हस्तक्षेप होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा मतलब क्या, जो यहाँ पर टैक्स और ड्यूटी एग्जम्पशंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बीसीसीआई में टैक्स और ड्यूटी एग्जम्पशंस मिलते हैं, मतलब टैक्स आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है आपको इतना टैक्स पे नहीं करना है, और उसी के साथ साथ लैंड कंसेशन मिलता है। तो ये जो लैंड कंसेशन या फिर टैक्स ड्यूटी एग्जम्पशन दिया गया है, इसे ही आप इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग जो है स्टेट की वो समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो एमएम एकेडमी को यहाँ पर फाइनेंसिंग जो है वो नहीं कर रही है, कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है। लेकिन एमएम एकेडमी का जो रेवेन्यू है उस पर सरकार बोल रही है कि तुम कोई भी टैक्स मत दो। तो यहाँ पर अगर मैं 1 करोड़ टैक्स बचा रहा हूं, तो बट ऑब्वियसली 1 करोड़ अगर टैक्स बच रहा है तो फिर ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्टेट की तरफ से फंडिंग ही हो गई कि हम आपको सहूलत दे रहे हैं ना, इनडायरेक्ट फंडिंग हो गई। तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि इनडायरेक्ट आप फाइनेंस जो है स्टेट की तरफ से समझ लो। इसका मतलब है कि एमएम एकेडमी, बीसीसीआई ये क्या हो गए, ये हो गए स्टेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 12 जो है पूरा पिक्चर इसका क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो आर्टिकल्स है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे।